हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ई दृष्टि का करंट अफेयर्स पार्ट 4 तक पढ़ा चुका हूँ। आज पार्ट 5 पढ़ाएंगे और इसमें जो पार्ट 5 में रहेगा आपका वैज्ञानिक परिदृश्य। इसमें क्या क्या है तो रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी उद्यन घटनाक्रम की प्रस्तुति की गई है। ठीक है, तो इसके पहले मैं 4 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखिएगा। टेलीग्राम पे दीक्षा पीजे चैनल नाम से सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक मतलब लाइन से आपको वीडियो, आप लोग उसको बार बार देखिएगा। और जो मार्केट में किताब आई है इसको भी ले लीजिएगा आप, क्योंकि जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से लाइन करके उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि 14 मई को एग्जाम है, 15 दिन और बचा है। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और बार बार रिवाइज करिए करंट, क्योंकि करंट से जो 25 से 30 क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है और यहाँ से लगभग आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स लगभग। और कुछ चर्चा चल रही है इसकी एग्ज़ाम टलने की, तो एग्ज़ाम 14 मई को होने वाली है, क्योंकि भाई आयोग की तरफ से कोई सूचना नहीं मिला है। जब सूचना मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। उद्यान खगोलीय गतिविधियां जो है, इसमें पहले क्या है, इसरो का जो RLV जो है, LEX मिशन है, 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान या स्वतः लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट में रेंज ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया गया है। और यह विश्व में पहली बार हुआ जब एक पंखे या पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए छोड़ा गया था। और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए छोड़ा गया था। RLV के भारतीय वायुसेना के एक चिनकू हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किमी ऊंचाई तक उड़ान भरी है। इसके बाद आपका आता है LVM-3, मतलब M3 वन वेव इंडिया 2 मिशन। ये क्या है तो 26 मार्च 2023 को इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की लगातार 6ठी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इसे SDC या SHR श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। इसके तहत वन वेव ग्रुप कंपनी 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। M3 क्या है तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने उपभोक्ता मेमर्स वन वेव UK के लिए संचालित किया गया दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था। इस मिशन के तहत LVM-3 कुल 5805 किग्रा वजनी पेलोड को अपने साथ लेकर गया है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 22 मार्च 2023 को विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग रॉकेट टेरान फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। इस रॉकेट का विकास जो है कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया है। यह रॉकेट 110 फीट मतलब 33.5 मीटर है और जो फीट है आपका 7.5 फीट और 2.2 मीटर व्यास वाला 3D प्रिंटेड रॉकेट था। मीथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% द्रव्यमान
मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड है। इसके बाद आपका आता है मेगा ट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफलता। 7 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त किए गए मेगा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। इसके बाद इस उपग्रह के प्रशांत महासागर में उतारा गया है। उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप से इस उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण PSLV-C-18 के द्वारा किया गया था। मूलतः इस उपग्रह का जीवन काल 3 वर्ष निर्धारित था। इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्षीय कचरे को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा है। इसके बाद आपका आता है बृहस्पति। ये क्या है? तो हाल ही में सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया। कौन सा? बृहस्पति हुआ। तीन फरवरी 2023 को कई घोषणा के अनुसार वैज्ञानिक ने बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों को खोजी गई है। नासा के अनुसार वर्तमान में बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या जो है बढ़कर कितना हो गई है? 95। इस बार एग्जाम में पूछने की संभावना यहाँ से, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इस प्रकार बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। इस दृष्टि से शनि जो है 83 उपग्रहों के साथ दूसरे नंबर पर बना। इसके पहले शनि ग्रह जो था पहले पायदान पर था, अब कहा कि दूसरे स्थान पर हुआ, क्योंकि 95 बढ़कर हो गई है किसमें? बृहस्पतिवार का। बृहस्पति के नए उपग्रहों की खोज जो है 2021 लेके 2022 के मध्य हवाई एवं चिली में स्थापित दूरबीनों के द्वारा की गई है। सौरमंडल के उपग्रह कौन कौन से ग्रह और उपग्रहों की संख्या कितना है? जैसे बृहस्पतिवार की कितना है? 95, शनि ग्रह के 83, यूरेन के 27, नेपच्यून के 14, मंगल ग्रह के 2, पृथ्वी 1, शुक्र ग्रह को 0 और कुल टोटल कितने हैं? 222। तो टोटल पूछ सकता है सबसे ज्यादा कौन सा? SSLV जो है D2 EOS-07 मिशन जो है आपका द्वितीय विकासात्मक उड़ान संपन्न की है। मिशन के तहत SSLV D2 के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। इसमें 3 उपग्रह उनकी विशिष्ट कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है। तीनों कौन कौन से हैं? EOS-07 है, फिर जानूस 1 है, उसके बाद आजादी सैट 2 है। अब 7 में क्या है? इसरो द्वारा डिजाइन एवं विकसित एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन कितना है? 156.3 किलोग्राम है। जानूस 1 क्या है? तो एंटारिस है का उपग्रह एक है, अमेरिकी कंपनी है। इसकी वजन कितना है? तो 10.2 किलोग्राम वजन ही है। आजादी सैट 2 क्या है? तो चेन्नई स्थित भारतीय एरो स्पेस स्टार्टअप स्पेस किंडज इंडिया द्वारा निर्मित किया गया। इसका जो वजन है 8.8 किलोग्राम है। सभी महिला अवधारणा के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था, जिसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को बढ़ावा देना है। इसमें अमिताभ चंद्र मिशन क्या है? तो 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमिताभ चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित
एवं पहला हर्ब मिशन है। इस मिशन के तहत राशिद रोवर और अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रिकेट उतारा गया है। कुर्सी के आकार मत के राशिद रोवर का वजन लगभग 10 किग्रा है। इसके बाद आपका आता है मिशन डियर मून। ये क्या है? तो यूसाकु मायोजावा ने पहले नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन के लिए विश्व भर से 10 मशहूर हस्तियों के चयन की घोषणा की गई है। इसमें चयनित यात्रियों में एक भारतीय हैं जो देश जोशी में शामिल की गई है। डियर मून मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से? मिशन में भूमिका, नाम, पेशा। अंतरिक्ष यान कमांडर क्या है? तो यूसाकु माइजावा जापान इसका नाम है और पेशा क्या? उद्यमी है इसका। उसके बाद स्टीव ओकी कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। डीजे निर्माता इसके पेशा है। इसके बाद मिशन में शामिल देवडी जोशी भारतीय अभिनेता एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इन्हें भारतीय सुपर हीरो वालवीर का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। डियर मून विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है जिसकी कल्पना और वित्त पोषण जापानी अरबपति यूसाकु माइजावा ने किया है। इस मिशन की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 2018 में की गई थी और इसे वर्ष 2023 में लॉन्च किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के अंतर्गत स्पेस के स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग इस निजी अंतरिक्ष उड़ान के लिए किया जाएगा। मिशन में शामिल सदस्य अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा की कक्षा में उसका परिक्रमण करेंगे। तत्पश्चात यह मिशन वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। इस मिशन के तहत सदस्य चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। NASA चंद्र मिशन क्या है? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है आर्टेमिस सेकंड। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद यह चंद्रमा हेतु पहला मानव युक्त मिशन होगा। 3 अप्रैल 2023 को नासा ने आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम से घोषणा की गई है। और चारों अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रेड वाइज मैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना हेमक कोच और जेरेमी हैसन। एक क्रिस्टीना जो है कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में क्रिस्टीना कोच के नाम से अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी 328 दिन एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज किया है। और साथ ही वह पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेसवॉक में भी शामिल थी। इसके बाद सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो अप्रैल 2022 में सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन जो है की घोषणा की गई MBRAC का। ISS हेतु 6 माह लंबा यह मिशन 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था। नासा के तत्वावधान में स्पेसएक्स के क्रू 6 मिशन के अंग के रूप में एक अमीराती अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी ISS पर भेजा गया है। यह दूसरा अवसर था जब अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु UAE द्वारा किसी अमीराती अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया है। हज्जा अल मसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले UAE के प्रथम व्यक्ति हैं। UAE अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा
अलम रूसी का चुनाव करने की घोषणा की गई है। इसके बाद आपका आता है PSLV C-54 EOS-6 मिशन 26 नवंबर 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 56वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। PSLV C-54 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी है। इसके पश्चात मुख्य उपग्रह EOS-6 और 8 नैनो उपग्रह को 2 विभिन्न सूर्य तुल्य मालिक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित सबसे लंबा अवधि के मिशन में यह एक था। PSLV C-54 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन कौन से हैं? उपग्रह संबंध एजेंसी देश और द्रव्यमान के ग्रह में, जैसे EOS-6 जो है UR राव उपग्रह केंद्र है भारत में। INS-2B UR राव उपग्रह केंद्र भारत में है। आनंद फिक्सल सेल भारत में है। थाईबोल्ट यह ध्रुव स्पेस भारत में है। स्ट्रोकास्ट जो है संख्या 4 है। स्पेस फ्लाइट इंक मतलब USA में। उसके बाद आपका आता है EOS के समुद्र रंग संबंधित आंकड़ों, समुद्री सतह के तापमान तथा पवन गति संबंधित आंकड़ों का प्रक्षेपण करेगा, जिनका उपयोग समुद्र विज्ञान, जलवायु तथा मौसम विज्ञान संबंधी अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य द्वारा सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के दशक की शुरुआत की गई है। भारत द्वारा किसी प्रमुख महासागरीय अनुसंधान उपग्रह का प्रथम प्रक्षेपण था। यह एक नैनो उपग्रह है। यह भारत एक भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह है। उल्लेखनीय है कि इंडिया भूटान सेट भूटान दूसरा उपग्रह है। ज्ञातव्य है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला भूटान का प्रथम नैनो उपग्रह भूटान फर्स्ट था। आनंद बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी फिक्सल सेल द्वारा विकसित उपग्रह है। यह फिक्सल सेल द्वारा विकसित तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2022 में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा फिक्सल सेल के शकुंतला नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। इसी के साथ फिक्सल सेल किसी व्यावसायिक उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाली प्रथम भारतीय निजी कंपनी बन गई है। मिशन के तहत थाईबोल्ट फर्स्ट और थाईबोल्ट सेकेंड नामक 2 रेडियो संचार नैनो उपग्रहों को भी प्रक्षेपण किया गया है। इस नैनो उपग्रहों को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने डिजाइन एवं विकसित किया है। विक्रम यस भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान 18 नवंबर 2022 को विक्रम यस रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण परिसर से किया गया है। मेसर्स स्काईरूट एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया है। निजी क्षेत्रों द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किसी रॉकेट का यह भारत से प्रथम प्रक्षेपण था। यह मिशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी आईएन स्पेस द्वारा प्राधिकृत था।
विक्रम एस क्या है? अपने साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड को लेकर गया, जिसमें एक विदेशी वाहक का पेलोड शामिल है। विक्रम एस अपने साथ जिन 3 ग्रहों या ग्राहकों को पेलोड लिया गया है, उनका विवरण निम्नवत है। स्पेस किंगडम इंडिया, एन स्पेस टेक इंडिया, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तीसरा है आर्मेनिया। विक्रम एस द्वारा स्पेस किंगडम इंडिया के फनसैट नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। लगभग 2.5 की ग्रह वजनी फनसैट को भारत, अमेरिका, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया के 100 से अधिक छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। स्पष्ट है कि फनसैट एक छात्र उपग्रह है। इसके अंतरिक्ष विक्रम एस ने एन स्पेस टेक इंडिया के लक्ष्यसैट 2 नामक उपग्रह तथा स्पेस रिसर्च लैब के क्यूबसैट को प्रक्षेपित किया गया है। विक्रम एस क्या है? तो विक्रम एस जो है भारत का प्रथम निजी प्रमोचन यान है। इस रॉकेट का विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के एक गैर सरकारी संस्थान स्टार्टअप स्काई रूट एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया गया है। इसके विकास में लगभग 2 वर्षों का समय लगा है। अब विक्रम रॉकेट श्रृंखला का नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है। विशेष रूप से यह मॉड्यूल अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों की एक श्रृंखला है, जिसे लघु उपग्रह बाजार हेतु डिजाइन किया गया है। विक्रम एस विशेषताएं क्या है? तो द्रव्यमान मतलब मास जो है आपका 545 किग्रा है। इसके बाद लंबाई 6 मीटर, व्यास 0.375%, अधिकतम गति कितना? 5 माइक मतलब हाइपरसोनिक। पेलोड क्षमता कितना? 83 किग्रा और टोटल कितना है आपका? 100 किमी की ऊंचाई तक है। वियनवेव EM2 और EM3 इंडियन वन मिशन ये क्या है? तो त्रिचरणीय प्रक्षेपण यान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV EM के 3rd के नाम से परिवर्तन किया गया है। 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश मतलब श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से LVM-3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस प्रक्षेपण के तहत कुल 36 उपग्रहों की उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। यह LVM-3 का पहला व्यावसायिक मिशन था। 36वें उपग्रहों के साथ LVM-3 का यह पहला बहु उपग्रह मिशन था। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा का प्रथम प्रक्षेपण था। लगभग 6 टन वजनी पेलोड यह किसी भारतीय रॉकेट की पहली उड़ान थी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का पहला मिशन था और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग का के साथ यह पहला वनवे मिशन था। दूसरी परिचालनात्मक उड़ान थी। उल्लेखनीय है कि LVM-3 की पहली परिचालनात्मक उड़ान जो है आपका चंद्रमा 2 मिशन के माध्यम से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया है। इस मिशन को NSIL तथा यूके स्थित एक कंपनी मेसर्स नेटवर्क एक्सप्रेस एसोसिएट्स लिमिटेड के मध्य हुई वाणिज्यिक व्यवस्था के अंग के रूप में संचालित किया गया है। इसके बाद आपका आता है PSLV C-53 DSEO मिशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिशन का प्रक्षेपण किया गया।
इस मिशन के आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दुसार के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। अमेजोनिया फर्स्ट जो है मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। पीएसएलवी का यह 55वां तथा पीएसएलवी के कोर एलोन संस्करण का 15वां मिशन था। इस मिशन के तहत पीएसएलवी C-53 के सिंगापुर के 3 उपग्रहों को 570 किमी की ऊंचाई वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया है। ये 3 उपग्रह हैं DSEO, न्यू EOSR तथा इसको फर्स्ट। DSEO जो है षटकोणीय आकार या भू अवलोकन उपग्रह है। इसरो के अनुसार इसका वजन जो है लगभग 367 किलोग्राम है। सिंथेटिक अपर्चर रडार माइक्रो उपग्रह है। साध्य मतलब मिशन के तहत PSLV C-53 के चौथे चरण को सौर पैनलों एवं लिथियम आयन बैटरियों से लैस किया गया है ताकि वह उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के बाद भी सक्रिय रह सके। इसे PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल नाम दिया गया है। POEM के माध्यम से कुल 6 पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इनमें से 2 पेलोड अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप्स मेसर्स दिगंतरा तथा मेसर्स ध्रुव स्पेस के थे। उल्लेखनीय है कि इसरो ने PS-4 को एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन सर्वप्रथम जनवरी 2019 में किया गया था। उस मिशन के अंतर्गत छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह कलामसैट V2 को PSLV के चौथे चरण का एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने वाले प्रथम उपग्रह होने का गौरव प्राप्त हुआ था। उल्लेखनीय है कि PSLV एक 4 चरणीय रॉकेट है। स्पार्क मतलब भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय क्या है? तो 10 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय को लॉन्च किया गया है। इसे स्पार्क के नाम से भी दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर इसरो को प्रमोचक रॉकेटों उपग्रहों एवं वैज्ञानिक मिशनों से संबंधित दस्तावेज चित्र एवं वीडियो मौजूद है। GSAT मतलब GSAT जो है आपका 24 का सफलता प्रक्षेपण क्या है? तो 23 जून 2022 को एरियन स्पेस का द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट मिशन का प्रक्षेपण कैरू फ्रेंच युगाना दक्षिण अमेरिका से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मिशन के तहत 2 दूरसंचार उपग्रहों तथा GSAT-24 तथा MEST-3 को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। GSAT-24 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित उपग्रह तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वामित्व संचालित एवं वित्त पोषित है। इस उपग्रह का वजन जो है 4181.3 किलोग्राम तथा मिशन जीवन काल 15 वर्ष है। यह उपग्रह देश की DTH संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस ज्ञातव्य है कि जून 2022 में या 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतरिक्ष क्षेत्र में
दूरगामी सुधारों को मंजूरी प्रदान की थी। इसका उद्देश्य क्या अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना था। यह एयर स्पेस द्वारा प्रक्षेपित मलेशिया का चौथा उपग्रह है। यह एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा निर्मित एक बहु मिशन दूरसंचार है। इसके बाद आपका आता है SSLV की प्रथम उड़ान। 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई है। मिशन के तहत SSLV को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। एक EOS-2 एक आजादी सेट। मिशन के तहत दोनों उपग्रहों की भूमध्य रेखा तो इक्वेटर से लगभग 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वृत्ताकार निम्न भू कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद आपका आता है SSLV के कुछ नियम है। जैसे SSLV इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है। उभरते हुए वैश्विक लघु उपग्रह प्रमोशन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो ने SSLV का विकास किया है। लघु उपग्रह प्रमोशन वाहन है। SSLV की ऊंचाई 35 मीटर व्यास मीटर तथा उत्थापन द्रव्यमान टन है। यह 10 से 500 किलोग्राम भार तक छोटे सूक्ष्म एवं नैनो उपग्रह को 500 किमी की ग्रह कक्षा में प्रमोचित करने में सक्षम है। SSLV की को जो मांग आधारित प्रमोशन है आधार पर प्रमोशन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। इसके बाद आपका आता है उड्डयन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। यह टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण यान या प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। ज्ञातव्य है कि एरिस भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित एक स्वायत्त संस्थान है। यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये टेलीस्कोप की डिजाइन जो है निर्माण बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पैटियल डी लीज ने किया है। ILMT में भारत में एरिस में बेल्जियम में लीच विश्वविद्यालय और बेल्जियम की ट्रायल वेधशाला, पोलैंड में प्रजानन वेधशाला, उज्बेक विज्ञान अकादमी का उल्लुग वेग खगोलीय संस्थान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय, याक विश्वविद्यालय, कर्नाटक का विक्टोरिया विश्वविद्यालय आदि सहयोगी के तौर पर शामिल है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 को भी जारी किया गया है। 14 मार्च 2022 या 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आईकू एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें क्या है कि इसके अतिरिक्त मध्य दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित शहर तारकेश्वर मतलब पश्चिम बंगाल में है। भारत के 4 शहर में WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत विनिर्दिष्ट
PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता या उससे कम के स्तर को हासिल किया गया है। इस श्रेणी में राजस्थान का भिवाड़ी भारत के दूसरे स्थान पर है। इसे शहर में तारकेश्वर पश्चिम बंगाल कितना इसका सांद्रता है तो 0.9। डिगबोई असम में है, इसका 1.4 है। अलादू कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में 2.7%। कट्टुपल्ली तमिलनाडु में 2.8% है। इसके बाद आपका आता है बेंगलुरु मेथिनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण। 12 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में MD-15 मेथिनॉल मिश्रित डीजल ईंधन बसों को अनावरण किया है। MD-15 ऐसी बसें हैं जो मेथिनॉल 15% और डीजल मिश्रित ईंधन द्वारा संचालित होता है। हिदायत है कि इस अवसर पर 100% मेथिनॉल M100 द्वारा संचालित होने वाले ट्रक को भी लॉन्च किया गया है। यह केंद्र सरकार और नीति आयोग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और अशोक लेलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। देश का पहला वातानुकूल कंडीशनर 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्पूरा सुपर क्रिस्टल संयंत्र में देश के पहले वातानुकूलित कंडीशनर का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ NTPC द्वारा किया गया है। परिणाम स्वरूप NTPC ने उत्तरी कर्पूरा संयंत्र की 660 MW की 3 इकाइयों में से पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किया गया है। इसके बाद आता है बैंडिकूट। बैंडिकूट एक है विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है। फरवरी 2023 को केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट बैंडिकूट का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट है, इसको लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बैंडिकूट को गुरुवार सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। इसके साथ ही केरल मैनहोलों की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाले देश का पहला राज्य बना है। बैंडिकूट का विकास जेनरोबोटिक्स इनोवेक्स पॉली केरल द्वारा किया गया है। वर्तमान में यह रोबोट लगभग 17 से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है। गौरतलब है कि बैंडिकूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य SDG में से 9 को पूरा करता है, जो निम्नवत है। SDG के लक्ष्य कौन कौन से हैं तो कुल 17 लक्ष्य हैं। इसमें से पहला जो है आपका जिसे लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, लक्ष्य 4 है गुणवत्ता शिक्षा, लक्ष्य स्वच्छता एवं साफ पानी। ये एग्जाम पूछा था यूपी से, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है आयोग। तो इसको आप लोग SDG का जो 17 गोल्स है उसको आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, किस लक्ष्य में क्या कहा गया है, क्या उसमें शब्द है। लक्ष्य 8 में जो उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि है। लक्ष्य 9 में उद्योग नवाचार और आधारभूत ढांचा है। लक्ष्य 10 में असमानता में कमी। लक्ष्य 11 में संवहनी शहर समुदाय। लक्ष्य 12 में संवहनी उपभोग और उत्पादन। लक्ष्य 16 में शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। विश्व की प्रथम सैंड बैटरी। जून 2022 में फिनलैंड के कंकानपा शहर में विश्व की प्रथम सैंड बैटरी स्थापित की गई है। यह बैटरी 100 टन रेत वाला 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक विशाल स्टील निर्मित साइलो है। यह एक बार में महीनों तक हरित ऊर्जा को संरक्षित कर सकता है। स्थापित बैटरी 8 मेगावाट घंटा तर्ज या तक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है, जो लगभग 100 घरों को ऊष्मा प्रदान करने हेतु पर्याप्त है। निम्न श्रेणी के रेत का उपयोग
करके इस बैटरी को सौर या पवन ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है। यह फिनलैंड में सर्दियों में घरों को गर्म करने में सहायता करती है जब विद्युत ऊर्जा अधिक महंगी होती है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा की गई है। इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनाथ एकमात्र ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्होंने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग किया है। उल्लेखनीय है कि अदा योनाथ को वर्ष 2009 में भारतीय मूल के वेंकटरमन रामकृष्ण एवं थॉमस ए स्ट्रीट के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अदा योनाथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम इजरायली महिला हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के तकनीकी सत्रों को 14 वर्गों में बांटा गया था। इस 14 वर्गों के अतिरिक्त 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस, किसान विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस, जनजाति विज्ञान कांग्रेस तथा 14वें विज्ञान संचार सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। जनजाति विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार किया गया था। किसान विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपेरे उपस्थित रही, जिन्होंने देश भर में बीजा या बीज माता के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना इंपॉर्टेंट है, जो विषय में इस बार क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो 3 जनवरी 2023 को भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना की शुरुआत जो गुजरात और सूरत में की गई थी। एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड GGL का संयुक्त प्रयास है। इस परियोजना में PNG प्लांट नेचुरल गैस नेटवर्क में हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। गौरतलब है कि प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर हरित हाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुए CO2 उत्सर्जनों को कम करता है। इस उपलब्धि के बाद भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की श्रेणी में आ गया है। भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होने तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज 9 फरवरी 2023 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। लिथियम की यह खोज जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर के इस क्षेत्र में कुल 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित संसाधन है। जम्मू और कश्मीर में जिस 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन की घोषणा की गई है वह अभी अनुमानित है कि तथा यह जांच के प्रारंभिक चरण G3 में आता है। लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डीजल या डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में होता है।
हृदय के पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों आदि हेतु गैर डिस्चार्जेबल बैटरियों के निर्माण में भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लिथियम युक्त खनिज निम्नवत हैं: स्पोडूमिन, पेटालाइट, लेपिडोलाइट और एम्बलाएगोनाइट। ये यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़ा अज्ञात लिथियम भंडार कहाँ है? चिली में। पूछने की चांस 100% है, 100%। लिथियम त्रिकोण विश्व आर्थिक मंच के अनुसार विश्व में लगभग 60% अभिज्ञात लिथियम लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। 3 लैटिन अमेरिकी देश यथा बोलिविया, अर्जेंटीना तथा चिली लिथियम त्रिकोण का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक लिथियम उत्पादन देश 2021 का जो है डाटा है, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, उसके बाद चिली, चीन, अर्जेंटीना, ब्राजील और जिम्बाब्वे। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र। भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। संयंत्र की स्थापित क्षमता जो 270 मेगावाट घंटा है और यह प्रतिदिन 10 क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन करता है। एशिया का सबसे बड़ा सीवीज संयंत्र 18 अक्टूबर 2022 को भारत में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह संयंत्र पंजाब के संगरूर में स्थित है। इस संयंत्र की जर्मनी तथा जैव ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी वर्बियो एजी द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए के एफडीआई निवेश के साथ स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह संयंत्र निम्न लागत परिवहन की दिशा में एक अस्थायी विकल्प योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है। फ्रंटियर विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर 15 नवंबर 2022 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में जारी की गई है। यह इस सूची का 60वां संस्करण है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर प्रिंटर को विश्व की द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। वास्तव में यह विश्व का पहला एक्सरसाइकल सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का एचपीएल जो है आपका है और ज्ञातव्य है कि एक एक्साप्लास की संसाधन गति वाला सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड 1 क्विंटिलियन अर्थात 10⁻18 फ्लोटिंग फ्लाइट संगणनाएं करने में सक्षम होता है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। न्यूनतम टॉप 100 सूची में चीन के सर्वाधिक 162 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से अमेरिका के 126 सुपर कंप्यूटर दूसरे स्थान पर है। रैंक जो है सुपर कंप्यूटर देश फ्रंटियर जो है अमेरिका, फुगागू जो कंप्यूटर का नाम है वो देश किसका है? जापान। लूमी फिनलैंड, लियोनार्डो इटली का है, समिट अमेरिका, सियर नेवादा अमेरिका का है, सनबे लाइट चीन का है। टॉप 500 सूची के नवीनतम सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर को स्थान प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार सीडीएसी पुणे में स्थापित परम सिद्धि एआई वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 सूची में इसे समग्र रूप से 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी अधिकतम संसाधन गति 4.62 पेटाफ्लॉप्स है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित
प्रत्यूष के टॉप 100 की नवीनतम सूची में 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सुपर कंप्यूटर के अधिकतम संसाधन गति 3.76 पेटाफ्लॉप्स है। सुपर कंप्यूटर परम अनंत 30 मई 2022 की आईआईटी गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के एक संयुक्त पहल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई है। इस सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति टेराफ्लॉप्स है। उल्लेखनीय है कि टेराफ्लॉप्स 10⁻12 सक्रिय प्रति सेकंड परम अनंत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिमिटेड कूलिंग तकनीक पर आधारित है। परम कामरूप 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का 2तम सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का नामकरण असम की पहले ज्ञात ऐतिहासिक राजवंश कामरूप के नाम पर किया गया है। इसने पूर्वोत्तर क्षेत्र के द्रुततम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में परम ईशान का स्थान लिया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन सुपर कंप्यूटर संबंधित संस्थान है। परम पोरुल एनआईटी तिरुचिरापल्ली, परम प्रयोगा जो है आपका आईआईएस बेंगलुरु, परम गंगा आईआईटी रुड़की, परम शिवाय आईआईटी बीएचयू, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर, परम ब्रह्मा आईआईएसईआर पुणे है। परम युक्ति जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान बेंगलुरु, परम संगणक आईआईटी कानपुर, परम सिद्धि जो है सीडीएसी पुणे में है। जुपिटर यूरोप का प्रथम एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। 15 जून 2022 को यह पहल एक तहत की गई है। घोषणा के अनुसार यूरोप का प्रथम एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर जर्मनी में स्थापित किया जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर को जुपिटर नाम दिया गया है। जुपिटर का पूरा नाम क्या है? ज्वाइंट अंडरटेकिंग पायनियर फॉर इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्जास्केल रिसर्च है। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6ठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का भी उद्घाटन किया है। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम कंपनी भारती एयरटेल है। 5वीं पीढ़ी के बेतार नेटवर्क मोबाइल इंटरनेट से कहीं आगे जाकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास पर केंद्रित है। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस क्या है? 21 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च किया है। इस बस का विकास जो है वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा पुणे स्थित कंपनी केपीआईटी लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के सीएसआईआर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी और सीएसआईआर सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएसआईआर जो है द्वारा सेंटिएंट लैब्स के सहयोग से विकसित किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों आंतरिक दहन इंजन के बजाय विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से यह विद्युत वाहनों को समान है। एक फ्यूल सेल
में वाहन के ईंधन टैंक में हाइड्रोजन गैस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा उत्पादित करती है। इस प्रक्रिया में केवल जल एवं ऊष्मा ही उत्पादक के रूप में शेष रह जाते हैं। G2G एथेनॉल संयंत्र 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी 2G के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन कार्यक्रम विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। यह उद्घाटन कार्यक्रम विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2G एथेनॉल का उत्पादन बायोमास और सेल्यूलोसिस सामग्री जैसे खोई, लकड़ी के कचरे, कृषि वानिकी अवशेष, घास आदि से होता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा निर्मित यह संयंत्र पानीपत रिफाइनरी के निकट स्थित है। यह संयंत्र अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस संयंत्र द्वारा एथेनॉल उत्पादन हेतु वार्षिक तौर पर लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे या पराली का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस संयंत्र में वार्षिक तौर पर लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है। इस परियोजना के ग्रीन हाउस गैसों का मात्रा में वार्षिक लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर की कमी लाने में योगदान देगी। इसके बाद आपका आता है प्रधानमंत्री जीवन योजना। ये क्या है, तो मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने देश में 2G एथेनॉल परियोजना की स्थापना की। जैव एथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने G1 योजना को अधिसूचित किया गया था। इस योजना का पूरा नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण G1 योजना है। ये 2018 से लेकर 19 तक और 2023 से लेकर 24 की अवधि के लिए योजना हेतु कुल वित्तीय परिव्यय 1959.50 करोड़ रुपए हैं। अनाज आधारित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर है, तो बिहार के पूर्णिया जिले में। ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है। ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आपका आता है नैनो यूरिया तरल मतलब संयंत्र का उद्घाटन। भाई हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोलोल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया तरल का संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह इफ्को द्वारा विकसित किया गया है और नैनो यूरिया तरल मतलब 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं। पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो स्केल नाइट्रोजन कणों का आकार सूक्ष्म जबकि कणों की संख्या अधिक होती है। नैनो यूरिया उर्वरक के रूप में पौधों की पोषण तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं क्योंकि अपने अनछनी कण आकार लगभग 20 से 50 नैनोमीटर अधिक सतह के क्षेत्र में 1 मीटर दानेदार यूरिया से 10,000 गुना अधिक और कणों की संख्या 1 मिमी दानेदार यूरिया पर 5,000 या 55,000 नाइट्रोजन कण अधिक के कारण पौधों के लिए जैविक रूप से उपलब्ध है। इसके बाद नैनो यूरिया का भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक स्लाइड में आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। कृषि एक किसान कल्याण विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में नैनो यूरिया को अंतिम रूप से नैनो नाइट्रोजन उर्वरकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को 2 उपक्रमों नामक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इफ्को के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौता ज्ञापन हस्तांतरित किया है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह पार्क जो है कठुआ जिला कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में।
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर 2 प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना क्या है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 9 जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है। पहला जो आपका जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद और तेलंगाना में। टिडको सेंटर फॉर लाइफ साइंसेस ये कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में। द गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क फॉर वुमेन चेन्नई तमिलनाडु में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ? गुवाहाटी असम में है। जैव प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र कोच्चि केरल में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में है। औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है जम्मू कश्मीर। और छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी पार्क नया रायपुर में छत्तीसगढ़ में है। अब इसके बाद आपका आता है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। अजरबैजान और ताजिकिस्तान मलेरिया से मुक्त देश हो गया है। मार्च 2023 में विश्व का स्वास्थ्य संगठन अजरबैजान और ताजिकिस्तान, आप लोग कमेंट में अजरबैजान और ताजिकिस्तान का राजधानी बताइए, कमेंट में शेयर करिए आप लोग। मलेशिया मुक्त घोषित किया गया है। गौरतलब है कि अजरबैजान और ताजिकिस्तान में क्रमशः वर्ष 2012 से लेकर 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया का अंतिम मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही वर्तमान में विश्व स्तर पर WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश संयंत्रों की संख्या 42 हो गई है। 21 जून 2021 में पिछले 3 दशकों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र करने वाले चीन WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का भी पहला देश बन गया था। भारत में मलेरिया मुक्त हेतु प्रयास वर्ष 2015 में प्रारंभ हुआ था और 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा 2016 से लेकर 2030 तक को लॉन्च किया गया था कि जुलाई 2017 में मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना लॉन्च किया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी करता है इसका WHO। और गौरतलब है कि वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 247 मिलियन अनुमानित मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,19,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत 79% मतलब 2021 के लिए जिम्मेदार है। जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष है। 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीवन विज्ञान संबंधित आंकड़ों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र समर्पित किया है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर नाम दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित यह कोष फरीदाबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी संयंत्र या क्षेत्रीय केंद्र में स्थापित किया गया है। इसमें लगभग 4 बेटाबाइट की डाटा भंडारण क्षमता है और इसमें ब्रह्म उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा भी है। भारत में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डाटा को संग्रहित करना IVDC के लिए अनिवार्य किया गया है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल क्या है? 21 सितंबर 2022 को भारत के उच्च रक्तचाप के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। इस पहल को 2022 UN इंटरजेंसी टास्क फोर्स एंड द WHO स्पेस प्रोग्राम प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड
से पुरस्कृत किया गया है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। ISCI के द्वितीय चरण जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में ISCI कार्यक्रम 23 राज्यों के 138 जिलों में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ISCI एक 5 वर्षीय पहल है। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने 25/25 नामक लक्ष्य को अंगित किया है। 25% तक कटौती करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके बाद आपका आता है मंकी पॉक्स। ये क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपातकाल है। 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स के वर्तमान वैश्विक स्कोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। 22 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क मंकी पॉक्स के प्रकोप में वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। और 2022 में मंकी पॉक्स संक्रमणों का उद्भव और इसका मध्य एवं पश्चिम अफ्रीका से बाहर के देशों में व्यापक रूप से प्रसार हुआ है। जुलाई 2022 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में दर्ज किया गया है। UAE से तिरुवनंतपुरम केरल आए एक 35 वर्षीय पुरुष में मंकी पॉक्स रोग की पुष्टि भी की गई थी। सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामले लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV उत्तरदायी है। इसके बाद आपका था लंपी प्रोवैक टीका। ये क्या है? यह स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह टीका लंपी त्वचा रोग से पशुओं का बचाव करेगा। इस टीके का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को 2 संस्थाओं द्वारा किया गया है। पहला जो है आपका राष्ट्रीय औषध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पड़ता है? हिसार हरियाणा में। दूसरा आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर कहाँ पर पड़ता है? बरेली। LSD का पहला मामला भारत में वर्ष 2019 में दर्ज किया गया है। गांठदार त्वचा रोग वैक्सीन एलायंस के अनुसार LSD कैप्रीपॉक्स वायरल नामक विषाणु वायरस के कारण होता है, जो विश्व भर में पशुधन के लिए उभरता खतरा है। दूसरे शब्दों में यह रोग मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो पॉक्सीविरिडे परिवार के वायरस के कारण होता है, जिसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। गौरतलब है कि यह आनुवंशिक रूप से गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है। यह रोग मुख्य रूप से गाय और भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवरों को संक्रमित करता है। यह रोग खून चूसने वाले कीटों जैसे मक्खियों और मच्छरों की कुछ विशिष्ट प्रजातियां किलनी आदि के प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर यह दूषित खाद्य जल के माध्यम से पशुओं में संचारित होता है। उसके बाद आपका आता है अध्ययन पर्यावरण विज्ञान। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 को जो है प्रधानमंत्री ने 5वें चक्र का परिणाम जारी कर दिया है। इन परिणामों को स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 नामक रिपोर्ट में संकलित किया गया है। न्यूनतम बाघ गणना के परिणाम दर्शाते हुए 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 तक पहुंच गई है और 2018 में कितना था? 2967। भारत में कुल बाघों की संख्या 2022 में परिदृश्य है और बाघ की संख्या जैसे शिवालिक की पहाड़ियां एवं गंगा के मैदान क्षेत्र में 804 है, मध्य भारतीय क्षेत्र एवं पूर्वी घाट में 1161 है और पश्चिमी घाट क्षेत्र में 824, उत्तर पूर्वी पहाड़ी एवं ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र 194, सुंदरवन 100, भारत में 3080 प्लस है। रानीपुर उत्तर प्रदेश शिवालिक प्रदेश और मध्य प्रदेश मध्य भारतीय क्षेत्र के मध्य 3 बाघ
उभरनिष्ठ हैं, अतः सभी प्रदेशों के कुल जोड़े से 3 बाघों को घटा दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। यह प्रोजेक्ट जो है विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना वर्ष 2050 पूर्ण हो गई है। 19 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू कर्नाटक स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरण उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो निर्दिष्ट बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया है। इसमें जो है विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट्स यथा बाघ, तेंदुआ, शेर, जगुआर, प्यूमा और चीता के संरक्षण और सुरक्षा ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके बाद आपका आता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज। 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज घोषित किया गया है। यह कार्बन तटस्थ घोषित होने वाले भारत का पहला पावर एक्सचेंज है। कार्बन तटस्थता का अर्थ क्या है? तो किसी व्यक्ति, कंपनी या देश को कार्बन तटस्थ के रूप में जाना जाएगा यदि वह अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को उनके द्वारा वायुमंडल से अवशोषित या हटाई जाने वाली CO2 की मात्रा से संतुलित कर देती है। इसके बाद आपका आता नीलगिरी तहर परियोजना। 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहत के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना का 5 वर्ष मतलब 2022 से लेकर 2027 तक अवधि हेतु लागू किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है भारत में चीते का पुनर्वास कैसे हुआ। तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया है। जिन 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया उनमें से 5 मादा तथा 3 नर चीते शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित हो चुके चीते की लगभग 7 दशकों बाद भारतीय भूमि पर वापसी हुई है। इसी क्रम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त किया गया है, जो किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है। चीता महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चीता वैज्ञानिक नाम विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी है। IUCN के अनुसार विश्व में वयस्क चीतों की कुल ज्ञात संख्या लगभग 6517 अनुमानित है। अफ्रीका महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः नामिबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना आदि देशों में पाई जाती है। विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में चीतों की सबसे ज्यादा संख्या नामीबिया में है। इसी कारण इसे द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के उपनाम से भी जाना जाता है। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लांच या लाल सूची में चीतों को सुभेद्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है।
यह एकमात्र बृहद स्तनधारी है। महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल 25 नवंबर 2022 को उड़ीसा सरकार ने एक अधिसूचना माध्यम से महेंद्रगिरी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह उड़ीसा द्वितीय जैव विविधता विरासत स्थल है। उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल भी है। तमिलनाडु सरकार ने अरिट्टापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान भारत में कुल कितने विविधता हैं, तो 36 विरासत स्थल हैं। अब पहला जैव विरासत स्थल जो है नल्लूर टैमोरियंड कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल संख्या 1 है, जबकि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 3 है। वही बिहार में कोई जैव विविधता विरासत स्थल नहीं पाया जाता है। भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल 36 हैं, जैसे नल्लूर टैमेरिंड गोवा बेंगलुरु में, राज्य कर्नाटक, होगेनकन जो है चिकमल्लुपुर कर्नाटक में है, अंबरागुंडा जो है आपका कर्नाटक में है, गोली ऑफ अल्लापल्ली महाराष्ट्र में, टोंगलू ये पश्चिम बंगाल में है, धोत्रे जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा पोज कर दे रहे हैं, ठीक है। और इनाकोटी जो है आपका त्रिपुरा में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, महेंद्रगिरी हिल जो है आपका उड़ीसा में है। इसके बाद आपका आता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ये क्या है, तो 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। थुंडी तट मिनिकॉय है और दूसरा जो आपका कदमत तट है। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र 12 भारतीय समुद्री तट है। कौन कौन, शिवराजपुर गुजरात में पड़ता है, घोघला द्वीप दादर एवं नगर हवेली और दमन द्वीप पदुद्री कर्नाटक में पड़ता है। इसको बाद ब्लू फ्लैग कार्यक्रम का शुरू किया था। ब्लू फ्लैग सहित कुल 5 कार्यक्रमों को संचालन किया गया था। इसके बाद आपका आता है देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन अधिसूचना जारी की गई है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। यह देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है। राज्य सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य अधिसूचना जारी किया है। उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य तो दुधवा जो है 2010 में अधिसूचना मिला था इसको। अमनगढ़ क्षेत्र कहाँ है, कार्बेट टाइगर रिजर्व 2012 में, पीलीभीत 2014 में, रानीपुर 2022 में। भारत में बाघ परिदृश्य। भारत में बाघ आवासित वनों को निम्नलिखित परिदृश्यों में वर्गीकृत किया गया है। पहला शिवालिक की पहाड़ियों एवं गंगा मैदान, हम इसको देख चुके हैं, ठीक है पीछे, तो हम लोग उसको देख लीजिएगा अच्छी से। भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई है। कदावूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसके बाद आपका आता है देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक की खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है डुगोंग या डुगोन। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। भारत का पहला
हिमस्खलन निगरानी रडार। 20 सितंबर 2022 को सिक्किम में भारत के अपनी तरह के पहले हिमस्खलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आपका आता है तराई हाथी अभ्यारण्य। हाल ही में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है और 33वां हाथी अभ्यारण्य, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य होगा। 3072.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और 4 जिलों में लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर में विस्तृत है। इसके बाद आपका यह उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य भी है। इसका क्षेत्रफल 744 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 को प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत किया गया था। ये भारत के हाथी अभ्यारण्य की सूची है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, कहाँ जैसे आपका दिहिंग पटकाई हाथी अभ्यारण्य कहाँ पर, असम में है। उसके बाद वायनाड हाथी अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में है। अनामुदी हाथी अभ्यारण्य कहाँ पर, केरल में। तो ऐसे आप लोग पोस्ट करके इसको धीरे धीरे देख लें। उत्तर प्रदेश में जो है आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर इसको आप लोग अच्छे देखिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, तराई हाथी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। शिवालिक हाथी अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड में। 3 हिमालयी पौधे IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले 3 औषधीय पौधे प्रजातियों की IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? मिजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरहोसा और बेट्रा एलोरिया और हितागिरिया। इसके बाद आपका आता है भारत के 75 रामसर स्थल। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है। उल्लेखनीय है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में 14 में से सबसे सर्वाधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश में 10वें स्थान पर, दूसरे 10 वहाँ पर है रामसर स्थल, और दूसरे स्थान पर है तंपारा झील। यह झील उड़ीसा में गंजाम जिलों में स्थित है। हीराकुंड ये उड़ीसा में है। अंशुपा झील उड़ीसा में है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। हाईगम आर्द्रभूमि कहाँ है? संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। ये भारत में स्थित रामसर स्थल की पिक्चर है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है विश्व की पहली फिशिंग काइट गणना। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार उड़ीसा स्थित चिल्का झील में कुल 175 फिशिंग काइट है। यह विश्व में फिशिंग काइट की पहली गणना जो किसी संरक्षित चित्र या क्षेत्र नेटवर्क बाहर संचालित की गई है। भारत में यह ज्यादातर सुंदरवन, मैंग्रोव वन, हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। सुभद्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जंगली जीवों एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजाति या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय अनुच्छेद 14 के परिशिष्ट सेकंड में इसे सूचीबद्ध किया गया है। भारत में फिशिंग काइट को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य 16 मई 2022 को रामस्थान सरकार द्वारा रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिले में विस्तृत है। यह देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य है। 9 अधिसूचित रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य में
दक्षिण में मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य और पूर्वोत्तर में रणथंभौर बाघ अभयारण्य के बीच बाघ आवास शामिल हैं। रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, उसके बाद राजस्थान में स्थित बाघ अभयारण्य रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आपका आता है रक्षा विज्ञान। पनडुब्बी रोधी पोत इंद्रोथ लॉन्च 21 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी पोत INS कोलकाता में होली नदी पर लॉन्च किया गया है। बस इतना देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आपका आता है INS वागीर, नौसेना में शामिल किया गया है इसको भी। ये 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पिन श्रेणी कलवर श्रेणी की 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी INS वागीर मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके बाद आपका स्काई हॉक, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। जनवरी 2023 को भारत ने के पहले 5G सक्षम ड्रोन फर्स्ट 5 स्काई हॉक के विकास की घोषणा की गई है। इस ड्रोन के विकास में उड़ीसा के बुल्ला संबलपुर जिला स्थित वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उद्यमियों में भी रही है। उसके बाद आपका आता है पृथ्वी सेकंड सफल परीक्षण। 5 जून 2022 को भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। परीक्षण इस मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण था। यह सतह से सतह पर मार करने वाली लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद आपका आता है INS मोरमुगाओ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह क्या है? तो गौरतलब है कि INS मोरमुगाओ परियोजना 15B के तहत निर्मित किया गया है। INS विशाखापट्टनम, माझगांव और उसके बाद INS मोरमुगाओ डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड AIMD, उसके बाद सूरत इम्फाल। इसके बाद आपका आता है प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये कहाँ पर? जोधपुर के राजस्थान में आयोजित औपचारिक समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजस्थान सिंह द्वारा की गई है। इसके बाद अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। यह 21 अक्टूबर 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नई पीढ़ी के परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। इसके बाद INS तारागिरी का जला अवतरण। इसका नाम जो है उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह मुंबई में जलावतरण किया गया है। जैसे नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। इसके बाद INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने देश के पहले स्वदेशी विमान पोत समर्पित किया है। INS विक्रांत है एक कोची स्थित कोचिन सियापाट लिमिटेड में आयोजित एक समारोह में INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके बाद INS सिंधु ध्वज सेवा मुक्त। 2 जुलाई 2022 को वर्ष की सेवा को बाद पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना में सेवा मुक्त किया गया है। इसके बाद आपका आता है वरुण, भारत का पहला यात्री ड्रोन। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी यानी ड्रोन वरुण अनावरण किया है। यह वरुण एक स्वायत्त मल्टीकॉप्टर ड्रोन है जो एक यात्री को वहन करने में सक्षम है।
कहाँ पर? महाराष्ट्र की स्थित एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के नौसेना के DRS और नेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सीलरेशन सेल के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ड्रोन संबंधित प्रमुख फसल पहले कौन कौन से हैं? जैसे मार्च 2022 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसके 4 अन्य स्थानों भी ड्रोन स्कूल खोले जाने के इसके बाद अन्य 4 में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में ड्रोन उत्सव का आयोजन भी किया गया है। इसके बाद अग्नि 4 का सफल परीक्षण 6 जून 2022 को उड़ीसा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पूर्व में ह्यूलर द्वीप से नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। द्विचरणीय अग्नि 4 मिसाइल का यह 8वां परीक्षण था। यह सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता कितना? तो 4000 किलोमीटर है। अग्नि भारत द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीप रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है। अग्नि श्रृंखला की समस्त मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके बाद आपका आता है INS निशंक एवं INS अक्षय सेवा मुक्त। इसके साथ ही INS अक्षय जो भी सेवा मुक्त किया गया है। कॉर्वेट को मुंबई महाराष्ट्र स्थित केवल याक डॉकयार्ड आयोजित समारोह में सेवा मुक्त किया गया है। इसके बाद INS गोमती सोवायुक्त क्या है? सोया मुक्त 28 मई 2022 को INS गोमती के सेवा मुक्त किया गया है और 34 वर्ष तक भारतीय नौसेना में सेवा देने के पश्चात मुंबई में आयोजित एक समारोह में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद आपका ये प्रमुख युद्ध अभ्यास है। कोबरा वॉरियर्स बहुपक्षीय है। वायुसेना अभ्यास ब्रिटेन और उसके बाद बोल्ट कुरुक्षेत्र भारतीय सेना सिंगापुर सेना से सैन्य अभ्यास है। ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना। डेजर्ट फ्लैग बहुपक्षीय है। इसको आप लोग पोज करके जिसे फिंजेक्स जो है भारत और फ्रांस के बीच है। उसके बाद अभ्यास डस्टरलिंक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच है। ला पोरिस बहुपक्षीय है। सिन्नू मैत्री भारत और जापान के बीच वायुसेना अभ्यास है। वीर गार्जियन भारत और जापान संयुक्त वायु रक्षा। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच है। अग्नि जो है आपका भारत और सिंगापुर। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच है। गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच। मालाबार बहुराष्ट्रीय है। इसके बाद इप्सा मार जो है भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच है। इसके बाद एक्स बिन बैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच है। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश परिदृश्य है, तो ये अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आप सुझाव कमेंट में आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।